आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। एक ऐसी चीज जो हम इंसान हजारों सालों से करते आ रहे हैं। इसका इतिहास बहुत लंबा और सच कहें तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं कि कैसे चीजों की अदला बदली से शुरू करके हम आज अरबों खरबों के ग्लोबल बाजार तक पहुंचे। तो कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? यहाँ से। ये तस्वीर है भारत के ज़ोनबील मेले की। ये उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां आज भी व्यापार अपने सबसे पुराने और सबसे असली रूप में होता है। यहाँ पैसों का कोई काम नहीं, लोग सीधे सीधे एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते हैं। समझिए यहीं से ग्लोबल कॉमर्स की कहानी का पहला पन्ना लिखा गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापार के इसी शुरुआती तरीके की, वस्तु विनिमय, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब सीधा सा है, मेरे पास जो है वो मैंने दे दिया और जिसके पास मुझे जो चाहिए वो मैंने ले लिया। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। सोचिए, अगर किसी के पास चावल है और इससे जूते चाहिए तो उसे एक ऐसे मोची को ढूंढना पड़ेगा जिसे चावल की जरूरत हो। इसे कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग, और ऐसा संयोग मिलना भाई हमेशा आसान नहीं होता था। तो बार्टर सिस्टम की इन्हीं मुश्किलों की वजह से एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज का आविष्कार हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे व्यापार का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल गया। बार्टर की मुश्किलों का हल निकला पैसे यानी करेंसी में। पर पैसा हमेशा वैसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। शुरुआत में कोई भी कीमती चीज पैसा बन सकती थी, जैसे कि धारदार चमक पत्थर, ज्वालामुखी से निकला खास कांच, खूबसूरत कौड़ियां या फिर वेल के दांत। यहां तक कि नमक, जी हां, नमक भी एक जमाने में करेंसी की तरह इस्तेमाल होता था। बाद में जाकर तांबा, चांदी और सोने जैसी धातुओं ने इनकी जगह ले ली, क्योंकि ये कह सकते हैं ज्यादा टिकाऊ और कीमती थीं। और नमक से जुड़ा एक मजेदार फैक्ट भी है। आज हम जो शब्द सैलरी इस्तेमाल करते हैं वो लैटिन शब्द सलारियम से आया है। इसका मतलब होता है नमक से किया गया भुगतान। असल में रोमन सैनिकों को उनके काम के बदले में कभी-कभी नमक दिया जाता था। सोचिए, नमक उस समय कितना कीमती रहा होगा। तो जैसे ही पैसा आया और नई टेक्नोलॉजी आई, व्यापार अब सिर्फ गांव शहरों तक सीमित नहीं रहा। ये महाद्वीपों को पार करने लगा और इसने पूरी दुनिया को एक दूसरे के और करीब ला दिया। व्यापार के इस फैलाव को सदियां लगी। प्राचीन काल में 6000 किलोमीटर लंबा सिल्क रोड था जो रोम को चीन से जोड़ता था। फिर 15वीं सदी में यूरोप के देशों ने उपनिवेश बनाना शुरू किया, जिससे व्यापार का दायरा और भी बढ़ गया। इसके बाद आई औद्योगिक क्रांति, जिसने कच्चे माल की भूख और तैयार माल के लिए बाजार को कई गुना बढ़ा दिया। और फिर 2 विश्व युद्धों के बाद दुनिया को लगा कि अब इस ग्लोबल ट्रेड को संभालने के लिए कुछ नियम कानून और संस्थाएं बनानी ही पड़ेंगी। लेकिन इस आर्थिक तरक्की की एक बहुत भारी, बहुत ही अमानवीय कीमत भी चुकाई गई। ये व्यापार का वो स्याह पहलू था जो बेहद क्रूर था। ये जो स्क्रीन पर है, ये 1829 का एक अमेरिकी विज्ञापन है, इंसानों की नीलामी का विज्ञापन। 15वीं सदी में यूरोपीय उपनिवेशवाद के साथ ही दास व्यापार यानी स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। पुर्तगाल, डच, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देशों ने अफ्रीका से लोगों को पकड़ा और उन्हें जबरन अमेरिका ले जाकर बगानों में काम करवाया। ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, बल्कि कई पश्चिमी ताकतों के लिए ये एक बहुत बड़ा और मुनाफे वाला धंधा था जो 200 साल से भी ज्यादा चला। इस व्यापार की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि इसने परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। इन नीलामियों में माँ बाप से उनके बच्चे छीन लिए जाते थे, पति पत्नी को एक दूसरे से जुदा कर दिया जाता था। ये व्यापार के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक सच है। 2 विश्व युद्धों की भयानक तबाही के बाद दुनिया को समझ आया कि शांति और तरक्की के लिए सबको साथ मिलकर चलने और नियम बनाने की जरूरत है, और यहीं से पड़ी आधुनिक व्यापार प्रणाली की नींव। तो 1948 में कई देशों ने मिलकर बनाया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी गैट। इसका एक ही मकसद था, देशों के बीच व्यापार की रुकावटों को कम करना। फिर आगे चलकर 1995 में इसी गैट को एक पक्की संस्था बना दिया गया, जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, जो आज भी ग्लोबल ट्रेड के नियम तय करता है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये मोटे तौर पर 2 तरह का होता है। एक होता है द्विपक्षीय व्यापार, यानी जब 2 देश आपस में कोई खास ट्रेड डील करते हैं, और दूसरा होता है बहुपक्षीय व्यापार, जब एक देश कई सारे देशों के साथ एक साथ व्यापार करता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत मायने रखता है। जब कोई देश बेचता ज्यादा है और खरीदता कम है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस।
ये अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन जब कोई देश खरीदता ज्यादा है और बेचता कम है तो उसे कहते हैं नेगेटिव बैलेंस, और अगर ये लगातार चलता रहे तो देश के खजाने पर भारी बोझ पड़ सकता है। और यही व्यापार संतुलन, ये लेन देन आज की एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या ये जो फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन का दौर है वो सबके लिए अच्छा है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इस पूरी बहस में एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, डंपिंग। डंपिंग का मतलब है जब कोई देश अपने सामान को दूसरे देश में अपनी लागत से भी कम दाम पर बेचता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस देश के लोकल प्रोड्यूसर्स का धंधा चौपट हो जाए और मार्केट पर कब्जा किया जा सके। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। देखिए, ये एक असली मामला है। अमेरिका ने भारत और कुछ दूसरे देशों से आने वाले झींगे पर एंटी डंपिंग टैक्स लगा दिया था। मामला इतना बड़ा कि इसे सुलझाने के लिए WTO को बीच में आना पड़ा। इस तरह के विवाद ग्लोबल ट्रेड में अक्सर होते रहते हैं। जो लोग फ्री ट्रेड की वकालत करते हैं उनका कहना है कि इससे हर देश उस चीज़ को बनाने पर फोकस कर पाता है जिसमें वो माहिर है। इससे कुल मिलाकर प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों का रहन सहन बेहतर होता है और दुनिया भर में सामान आसानी से मिलने लगता है। साथ ही इससे ज्ञान और कल्चर का भी लेन देन होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि इस सिस्टम से अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई और भी चौड़ी हो रही है। उनका मानना है कि ताकतवर देश WTO जैसे मंचों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। कई बार वो अपने बाजारों को तो बचाते हैं, पर विकासशील देशों पर अपने बाजार खोलने का दबाव डालते हैं। और इस पूरी मुनाफे की दौड़ में पर्यावरण, स्वास्थ्य और मजदूरों के अधिकारों जैसे जरूरी मुद्दों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये तो साफ है कि ग्लोबल ट्रेड ने ही हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। इसने हमें एक दूसरे से जोड़ा है, तरक्की भी दी है, पर साथ ही इसने कई तरह के झगड़े और असमानता को भी जन्म दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए निष्पक्ष हो, फायदेमंद हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।